हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, कल हमने पार्ट कवर किया था जो छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व वाला पार्ट है वो। लेकिन अब से जो हमारे वीडियो रहेंगे, बहुत से लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी कहा था कि उसको कंटिन्यू करने के लिए, तो अब से हमारा अल्टरनेट वीडियो रहेगा। मतलब जैसे कल व्यक्तित्व वाला डाला था तो आज कॉन्स्टिट्यूशन का है, कल फिर से व्यक्तित्व वाला रहेगा। ऐसे अल्टरनेट डेज में जो है हमारा कोर्स चलता रहेगा। तो आज के पार्ट में हम जो वीडियो मतलब जो चीज कवर करेंगे वो है भारत में कैसे कैसे आपातकाल लगाए जा सकते हैं, भारतीय संविधान में आपातकाल लगाने के लिए क्या क्या प्रावधान बताए गए हैं, भारत में अब तक कितने आपातकाल लग चुके हैं, ये सब पार्ट हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपातकाल है भारत में वो कितने प्रकार से लगाए जा सकते हैं। तो भारत में आपातकाल जो है 3 प्रकार से लग सकते हैं। एक आपातकाल होता है वो उसको बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो संपूर्ण भारत में या भारत के किसी हिस्से में लग सकता है। उसके अलावा सेकंड नंबर का होता है राष्ट्रपति शासन, जो कि राज्यों में लगाया जाता है, संपूर्ण राज्य में या राज्य किसी पार्ट में भी लग सकता है। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि संपूर्ण भारत में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 आपातकाल, 3 तरीके के आपातकाल होते हैं जिसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन तीनों आपातकाल में जो हम आज का पार्ट कवर करेंगे वो है राष्ट्रीय आपातकाल का पार्ट। तो देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है उसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहला है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। युद्ध का मतलब यदि कोई जैसे भारत का युद्ध किसी अन्य देश से जैसे पाकिस्तान से चल रहा हो तो इस समय जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा होता है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण का मतलब होता है कोई बाहर दूसरा देश भारत में आक्रमण कर दे तो उस क्षेत्र में जो है आपातकाल लगाना हो तो उसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब यह है अगर देश के भीतर ही कोई हथियारों से, यदि 2 दल हथियारों से लड़ रहे या कहीं पर ऐसी हिंसा फैल जा रही है जिसमें हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है तो उस क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के पीछे ये 3 आधार हैं। तो यदि अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के चलते आपातकाल की घोषणा यानी इमरजेंसी की घोषणा की जाती है तो उसे बाह्य आपातकाल कहते हैं। क्यों बाह्य आपातकाल कह रहे हैं? क्योंकि युद्ध हो रहा है तो 2 कंट्री के बीच युद्ध होगा, ठीक है, तो उसके कारण दूसरी कंट्री भी उसमें शामिल है, इसलिए इसको बाह्य आपातकाल बोल रहे हैं। सेकंड, बाह्य आक्रमण, कोई दूसरा देश भारत में आक्रमण कर दे रहा है तब आपातकाल लग रहा है तो उसको भी बाह्य आपातकाल कहते हैं, क्योंकि इसमें बाहर की कंट्री शामिल होती है। और वैसे ही सशस्त्र विद्रोह में जब अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगाया जा रहा है तो ऐसे आपातकाल को जो है वो आंतरिक आपातकाल कहेंगे। क्यों आंतरिक आपातकाल कहेंगे? क्योंकि सशस्त्र विद्रोह भारत के आंतरिक भागों में हो रहा है, ठीक है, उसमें हथियारों का प्रयोग हो रहा है भारत के आंतरिक भागों में, तब अगर उसके कारण आपातकाल लग रहा है तो उसको सशस्त्र विद्रोह के कारण आंतरिक आपातकाल कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपातकाल लगाने के 3 कारण हो सकते हैं। पहले जो था, जब भारतीय संविधान बनाया गया था तो उसमें जो है सशस्त्र विद्रोह वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया था, उसके बदले जो है आंतरिक गड़बड़ी वर्ड का प्रयोग किया गया था। तो जो तीसरी कंडीशन सशस्त्र विद्रोह है ये जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया है। इसके पहले यहाँ पर आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आंतरिक गड़बड़ी शब्द जो है काफी उसका विस्तृत मतलब था, उसमें कहीं भी क्लैरिफाई नहीं किया गया था कि आंतरिक गड़बड़ी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसका जो है सरकार जो थी वो गलत यूज कर सकती थी, जैसे 1975 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने किया था। इसी के लिए जो है जब आपातकाल हटाया गया तो उसके बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो थी, सरकार थी, कांग्रेस सरकार, वो चुनाव हार गई थी और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार चुनकर आई थी। तो जनता पार्टी की सरकार ने संविधान में संशोधन किया था जिसके तहत जो है आंतरिक जो सशस्त्र विद्रोह वाला वर्ड जोड़ा गया था, किसके स्थान पर? आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर। ठीक है, तो उसमें बताया गया सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या होता है, इसलिए आंतरिक गड़बड़ी जो शब्द है वो हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत और उसके जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं ये 1975 में जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा आपातकाल लगाया गया था वो आपातकाल जो था वो आंतरिक गड़बड़ी के स्थान के कारण लगाया गया था। आंतरिक गड़बड़ी उन्होंने कारण ये बताया था आपातकाल लगाने का कि जो हमारे जितने भी सशस्त्र बल है या पुलिस है
उसको कुछ लोग भड़का रहे हैं ताकि वो अपने कर्तव्यों का पालन ना कर जो है सरकार का विरोध करे या किसी दूसरे की हत्या करे। इसलिए जो है उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसके कारण जो है आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल इंदिरा गांधी सरकार ने लगाया था 1975 में। ठीक है, ये एक कारण बताया गया था कि जो लोग हैं वो जो है सशस्त्र विद्रोह, जो हमारे सशस्त्र बल है जैसे सीएसएफ, ये सब जो बल है या पुलिस बल है, उनको भड़का रहे ताकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से ना करे। इसलिए ये आंतरिक गड़बड़ी के अंतर्गत आता है और हम आंतरिक गड़बड़ी के अंतर्गत जो है आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने की थी। तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय राष्ट्रपति कौन था। तो उस समय जो राष्ट्रपति था जिसने आपातकाल की घोषणा की थी वो फखरुद्दीन अली अहमद था, जो इंदिरा गांधी के समय इसकी घोषणा किए थे, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय। पहले क्या होता था, जैसे आपातकाल लगता था, जो ये मैं बात बता रहा हूं 44वें संविधान संशोधन के पहले की, उस समय क्या होता था, जैसे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने आपातकाल लगाया तो उस समय आपातकाल की घोषणा जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सीधा सिफारिश करता था कि आप आपातकाल की घोषणा करें, और जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता था तो उसके बाद मंत्रियों की सिफारिश, मतलब मंत्रियों के पास जाता था कि मंत्री उसमें अपना जो अनुमोदन करे उस चीज को। ठीक है, और मंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रियों का मुखिया होता था तो मंत्री को साइन करना बाध्य होता था। ठीक है, यानी पहले जो है जो प्रधानमंत्री वो सलाह किसको दे रहा है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी, उसके बाद मंत्रियों के पास जाता था। ठीक है, लेकिन जो है उसके बाद जो है 44वें संविधान संशोधन में इसमें सुधार किया गया और इसके तहत क्या हुआ, पहले जो है मंत्री परिषद जो है लिखित सिफारिश करेगा, ना कि प्रधानमंत्री अकेला। मंत्री परिषद लिखित सिफारिश करेंगे, किससे करेंगे लिखित सिफारिश, राष्ट्रपति को करेंगे और राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा और उसके बाद जो है संसद में वो पारित करवाया जाएगा। ठीक है, तो अब जब कंडीशन हो गई है 44वें संविधान संशोधन से, पहले मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश मिलेगी राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा और उसके बाद संसद के दोनों सदनों से वो पारित कराया जाएगा। और पहले क्या होता था, 44वें संविधान संशोधन के पहले एक बार फूड इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। उस समय ये होता था कि प्रधानमंत्री सिफारिश करता था राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति आपातकाल लगाता था, उसके बाद मंत्री परिषद और संसद से पारित करवाया जाता था। ठीक है, तो ये चेंज हो गया 44वें संविधान संशोधन से। तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहले क्या होता था, जब 38वें संविधान संशोधन अधिनियम एक इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के पहले जो उस समय 1975 के पहले 38वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1975 में, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लाया था। इसको क्यों लाया था, इसमें डायरेक्ट ये बात जोड़ी गई थी, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो उसमें कोई भी न्यायालय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। यानी आपातकाल लगाने के कारण की समीक्षा कहीं भी नहीं की जा सकती। यानी अगर आपातकाल लगा दिया गया तो न्यायालय में उसके खिलाफ चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय उस आपातकाल को रद्द करने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इनको 1975 में आपातकाल लगाना था, इसलिए पहले से ही संसद में पारित करवा दिया गया था 38वें संविधान संशोधन को। लेकिन उसके बाद जब 44वां संविधान संशोधन किया गया, सुधार किया गया उसमें वापिस 1978 में, जिसमें यह पार्ट जोड़ा गया कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा रहा है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी न्यायालय राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के पीछे के कारणों की जांच कर सकता है कि वो कहीं कुछ लाभ के लिए तो आपातकाल की घोषणा नहीं कर रहे हैं। ये सब जांच जो है न्यायालय कर सकता है, न्यायिक समीक्षा में ये ला सकता है। तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखते हैं आपातकाल लगाया जाएगा तो एक बार में कितने साल के लिए या कितने माह के लिए आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करता है तो ये आपातकाल की घोषणा को एक माह के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों के मध्य पारित हो जाना चाहिए। यानी जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है तो संसद का जो दोनों सदन है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन के मध्य जो है वो एक माह के भीतर पारित हो जाना चाहिए। यानी अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो जो संसद का सत्र लगेगा उसमें एक माह के भीतर उसको पारित करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता तो आपातकाल रद्द हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है और उसी मतलब हुई है और उसी बीच लोकसभा का विघटन हो जाता है तो, और लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो लोकसभा में तो पारित होगा नहीं, वो लोकसभा खत्म हो गई। तो फिर जब नई लोकसभा आएगी तो नई लोकसभा की जब पहली बैठक होगी तो उसके एक माह के भीतर वो पारित हो जाना चाहिए, यानी 30 दिन के भीतर वो पारित हो जाना चाहिए। क्या बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से एक माह के भीतर पारित हो जाना चाहिए। और यदि
आपातकाल जब खत्म होता है, मतलब जब मान लीजिए आपातकाल लगा है और उस समय ही लोकसभा विघटित हो जाती है, तो जब नई लोकसभा का गठन होगा तो उसकी जब पहली बैठक होगी उससे जो है 30 दिन के भीतर वो राष्ट्रीय आपातकाल का जो घोषणा है वो पारित हो जाना चाहिए, और उसके बीच मतलब लोकसभा के विघटन के बीच राज्यसभा से पहले ही पारित हो जाना चाहिए। ये उसकी कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बहुमत। अगर वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो रहा है तो कितने बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर कोई भी विधेयक जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है उसको जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत ये होता है कि संसद लोकसभा के टोटल सदस्यों का बहुमत, या अगर अलग अलग पास हो रहे हैं यानी लोकसभा राज्यसभा से अलग अलग पास हो रहा है तो लोकसभा से कैसे पास होगा? लोकसभा के समस्त सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत, यानी टोटल सदस्यों का तो बहुमत होना ही चाहिए और साथ ही साथ जो है उपस्थित और मत देने वालों का जो बहुमत है उसका भी 2/3 होना चाहिए वो, ठीक है। वैसे ही राज्यसभा के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत, अगर दोनों में ऐसे कंडीशन से पारित हो जा रहा है तो ये आपातकाल का जो है वो जारी रहने की घोषणा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर दोनों सदन से पारित हो जा रहा है ये लोकसभा और राज्यसभा से, तो ये एक बार में आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा, यानी अगर एक बार आपातकाल लगाया जा रहा है तो वो 6 महीने तक जारी रहेगा और 6 महीने बाद उसको फिर से यही प्रक्रिया विशेष बहुमत, अगर हमको आगे बढ़ाना है तो संसद में फिर से वही विशेष प्रक्रिया करवानी पड़ेगी। विशेष बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित करवाना पड़ेगा और उसके बाद ये 6 माह तक फिर से जारी रह सकता है। ऐसे 6 माह तक वो अनंत काल तक यानी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यानी एक बार में 6 माह, उसके बाद 6 माह करके अनंत काल तक आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है यदि विशेष बहुमत से 6 माह बाद फिर से संसद उसको पारित कर दे। अगला हम देखते हैं कि इस उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होती है। इसके पहले एक चीज और ये मैं बता दे रहा हूं कि पहले जो ये अभी जो 1 माह के भीतर पारित होना चाहिए ये वाली कंडीशन है, ये 44वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई है। 44वें संविधान संशोधन के पहले यहाँ पर समय 2 माह हुआ करता था, ठीक है। अब 1 माह का समय है, 1 माह के समय के भीतर संसद के दोनों सदन से पारित होना चाहिए। ये 44वें संविधान संशोधन से लाया गया था, उसके पहले जो ये होता था 2 माह। और वैसे ही जो अभी विशेष बहुमत से पारित होता है ये सब चीज, तो पहले जब 44वें संविधान संशोधन के पहले ये साधारण बहुमत से पारित होता था, यानी कुल सदस्यों के बहुमत से केवल पारित कर दिया जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इसको विशेष बहुमत से पारित करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि आपातकाल की घोषणा तो की गई है, उसको वापसी कैसे लिया जा सकता है, यानी आपातकाल को समाप्त कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका, राष्ट्रपति कभी भी एक दूसरी घोषणा करके आपातकाल को वापस ले सकता है, ठीक है। तो ये मतलब राष्ट्रपति अपने विवेक से तो नहीं लेगा, उसको मंत्रिपरिषद यदि सलाह दे रहा है तो आपातकाल वापस ले सकता है। कभी भी एक दूसरी घोषणा कर देगा कि आपातकाल वापस लिया जा रहा है तो ऐसा आपातकाल वापस लिया जा सकता है। दूसरी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह पार्ट जोड़ा गया। यदि लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य स्पीकर से निवेदन करते हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष से निवेदन करते हैं कि वो विशेष बैठक बुलाए, हमको जो है आपातकाल वापस लेना, उसके लिए विशेष बैठक बुलाए, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो 14 दिन के भीतर जो है एक मीटिंग बुलाएगा जिसमें जो है आपातकाल को वापस लेने के संबंध में जो है वोटिंग होगी, बहस होगी, उसके बाद वोटिंग होगी और यदि साधारण बहुमत से वो चीज पारित हो जाती है, आपातकाल को वापस लेना है तो आपातकाल वापस ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है कि जब आपातकाल की घोषणा की जाती है तब हमको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित कराना पड़ता है, लेकिन आपातकाल को वापस लेना है तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही पारित करवाना पड़ता है, ना कि राज्यसभा से, ठीक है। तो अगर आपातकाल की घोषणा करना है तो संसद के दोनों सदन से वो पारित होना चाहिए, वो भी विशेष बहुमत से, और जब आपातकाल वापस लेना है तो उसको केवल लोकसभा से पारित होना चाहिए, वो भी साधारण बहुमत से। ये दोनों चीजों में फर्क है, इसको ध्यान देंगे यहाँ पर। तो ये 44वें संविधान संशोधन से ये पार्ट जोड़ा गया कि लोकसभा के एक 1/10 सदस्य यदि स्पीकर से लिखित मांग करते हैं तो स्पीकर जो है 14 दिन के भीतर जो है एक विशेष बैठक बुलाएगा जिसमें इसको आपातकाल को वापस लेने से संबंधित अधिनियम पारित किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं आपातकाल के प्रभाव क्या होगा। जब आपातकाल लगेगा तो उसका प्रभाव क्या क्या होता है। पहला, केंद्र को राज्य की कार्यपालिका को निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यानी देखिए, अभी केंद्र की कार्यपालिका मंत्रिपरिषद अलग काम करती है, राज्य की मंत्रिपरिषद अलग काम करती है और केंद्र जो है बहुत कम ही राज्य में हस्तक्षेप करता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो केंद्र के पास पूरी पावर आ जाती है, यानी सेंट्रल के पास पूरी पावर होती है कि वो राज्य के मंत्रिपरिषद को भी जो है
अपना निर्देश दे और उस निर्देश को वो मानने के लिए बाध्य होता है राज्य। ठीक है, तो ये पावर जो है आपातकाल के समय केंद्र के पास आ जाती है। दूसरा, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो संसद जो है राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है। अभी क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में केंद्र जो है, संसद जो है वो केंद्र सूची में बनाता है, राज्य जो है वो राज्य सूची में बनाता है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जो राज्य सूची पर जो अभी तक कानून राज्य बनाता था, अब वो पावर संसद के पास भी चले जाती है। अगर संसद राज्य सूची पर कानून बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। ठीक है, तो इस समय जब आपातकाल लगता है तो भारतीय संविधान किस तरह प्रकार से काम करता है, एकात्मक शक्ति हो जाती है भारतीय संविधान की, यानी पूरी पावर सेंट्रल के पास आ जाती है और राज्यों के पास कोई पावर नहीं रहती। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन जब आपातकाल लगता है तो पूरी पावर केंद्र के हाथ में आ जाती है, अर्थात भारतीय संविधान एकात्मक हो जाता है। अगला, यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी अगर जैसे मान लीजिए कि जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है और उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस समय एक अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत। और वो अध्यादेश जो है राज्य सूची में कानून बनाने के लिए उसको, मतलब अगर राष्ट्रपति चाहता है उस समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कब कर सकता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो और संसद का सत्र ना चला हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। किसमें कर सकता है, राज्य सूची के विषयों पर। नॉर्मल कंडीशन में अध्यादेश किसमें जारी करता है, संघ सूची यानी केंद्र सूची के विषय पर ही जारी करता है, लेकिन आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर भी जारी कर सकता है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति जो है केंद्र व राज्यों के मध्य कर वितरण को संशोधित कर सकता है। यानी अभी केंद्र और राज्यों के मध्य जो है करों का स्पष्ट बंटवारा होता है, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो केंद्र को जो है, राज्यों को जो पैसा दिया जा रहा है केंद्र के द्वारा राज्यों को, उसमें वो उसको कम कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, यानी समाप्त भी कर सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध जो होता है उसको संशोधित कर सकता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए जो जिस समय आपातकाल लगा है, ठीक है, आपातकाल लगा है मान लेता हूं मैं अप्रैल 1976 को आपातकाल लगा है मान लेता हूं, ठीक है, और आपातकाल जो है वो 2 महीने बाद हटा भी लिया गया, लेकिन जो ये वित्तीय स्थिति में परिवर्तन करेगा वो पूरे वित्तीय वर्ष तक जारी रहेगा। यानी वो जो जारी रहेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जो पूरा वित्तीय वर्ष जिस समय आपातकाल लगाया गया है वो पूरे वित्तीय वर्ष में वही वित्तीय संबंध जो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा संशोधित किए जाएंगे वो जारी रहेंगे, उसके बाद ही वो चेंज हो सकते हैं। अगला, जब आपातकाल लगता है तो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यदि अगर संसद कानून पारित कर दे। यानी अगर जिस समय आपातकाल लगता है तो संसद के पास ये पावर होती है कि वो लोकसभा के कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है उसको 1 वर्ष और बढ़ा के 6 वर्ष का कर ले, या उसके बाद 6 वर्ष के बाद 1 वर्ष और बढ़ा के 7 वर्ष का कर ले। यानी 1-1 वर्ष करके वो अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं आपातकाल के दौरान लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल को। याद रखिए, अगर लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है तो ये कौन करेगा, ये भी संसद के द्वारा बढ़ाया जाएगा, और विधानसभा का भी कार्यकाल अगर बढ़ाना है ये भी संसद ही बढ़ा सकती, ना कि राज्य की विधानसभा। ये चीज को ध्यान से देखिएगा। अगर लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाना है आपातकाल के दौरान तो संसद से ही कानून बनेगा, और विधानसभा को कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाना है तो वो भी कानून जो है वो संसद के द्वारा ही बनेगा, ना कि विधानसभा के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाया जा सकता है। ऐसा हो चुका है जब 5वीं लोकसभा का जब हुआ था, 5वीं लोकसभा चल रही थी भारत में, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट वाली जो थी 5वीं लोकसभा, उसके कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। उसके बाद पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन वो कंप्लीट होता उसके पहले ही वो खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 5वीं लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल के प्री का क्वेश्चन है ये। तो याद रखिए 5th लोकसभा जो थी उसका कार्यकाल जो है एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, उसके बाद दूसरे बार भी बढ़ाया गया था, लेकिन उसके पहले ही जो है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने उसको जो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल था उसके पहले ही रिजाइन कर दिया था अपनी लोकसभा से, तो वो खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया। और याद रखिए एक बार जब आपातकाल लागू होता है, यानी जब ये लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल मान लेते हैं एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाएं,
ठीक है, उसके बीच क्या होता है, आपातकाल का जो उद्घोषणा है वो वापस ले ली जाती है। ठीक है, यानी आपातकाल हटा लिया जाता है, लेकिन इसके कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाने का कानून बन चुका है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे ही आपातकाल वापिस होगा उसके 6 माह के भीतर यहाँ पर चुनाव करा दिए जाएंगे। यानी जो 1 साल हो या ना हो उसके मतलब नहीं है, 6 माह के भीतर पुनः चुनाव करवाया जाएगा। यदि आपातकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए लगाते हैं, यदि आपातकाल बीच में वापस ले लिया जाता है उसकी उद्घोषणा, तो ये पुनः 6 माह के भीतर वहां पर चुनाव करवा दिया जाएगा। ठीक है, 6 माह तक की जो ये स्थिति है बनी रहेगी। अगला देखते हैं कि भारत में अब तक आपातकाल कितनी बार लगाया गया है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 3 बार लगाया गया है। सबसे पहला आपातकाल भारत चीन युद्ध के समय 1962 में लगाया गया था। ये अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली लगाया गया था जहां चीन ने आक्रमण कर दिया था, तो ये लगाया गया था 1962 में। अगला देखते हैं सेकंड आपातकाल 1971 में भारत में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था, तो इसलिए ये आपातकाल लगाया गया था 1971 में। और तीसरा आपातकाल लगाया गया था 1975 में, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लगाया था आंतरिक गड़बड़ी के कारण। तो ये जो दोनों आपातकाल हैं ये बाह्य आपातकाल थे, जबकि ये जो आपातकाल है वो आंतरिक आपातकाल था। ठीक है, तो ये 3 आपातकाल लग चुके हैं। इसके बाद जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो ये पार्ट देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है तो उसका मौलिक अधिकार में क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं उस समय। तो ये पार्ट और साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन यानी राज्यों में आपातकाल की स्थिति कैसी होती है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पार्ट जो है अच्छे से समझ आया होगा। इससे जो है अभी प्री में भी क्वेश्चन आया था, आप बना के देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।